कैसे हैं आप सब। लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो पढ़ा था वो था बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, जिसके अंदर हमने बेसिक डेफिनेशंस पढ़ी थी सबकी। लेकिन बेसिक डेफिनेशंस के अलावा भी हमारे जो ग्रामर का पोर्शन है उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। बेसिक डेफिनेशन मैं आपको और बता देती हूँ, लेकिन इसका जो मेन जो टास्क है वो अभी तक हमने स्टार्ट नहीं किया है। वो हमारा होता है आइडेंटिफिकेशन का जो पोर्शन होता है उसकी बात करते हैं। तो आइडेंटिफिकेशन और जो पार्ट ऑफ स्पीच है उसी के ऊपर बेस्ड होती है पूरी हमारी जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे हर एक जो वर्ड है, मान लो जितने भी 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है उन सब की डेफिनेशन, उन सब के टाइप्स की, वो कैसे काम करते हैं, इसका एक पूरा प्रोसीजर है। प्रोसीजर क्या है कि हम लोगों को पढ़ना है, एक तो इसका डेफिनेशन या जो भी आप कह सकते हो इंट्रोडक्शन, ठीक है। सेकंड हमने पढ़ना है इसका आइडेंटिफिकेशन, और थर्ड हमने पढ़ना है पोजीशन ऑफ वर्ड्स कि इनकी प्लेसेस जो है वो कहाँ कहाँ होती हैं। और नेक्स्ट हमें पढ़ना है फॉर्मेशन। फोर्थ हमारा क्या है, फॉर्मेशन। तो ये सारी चीज़ें हम लोग एक साथ पढ़ेंगे हमारे इस सीरीज़ के अंदर, जिसके जो भी हमारे एग्ज़ामिनेशन में सारी चीज़ें हमको बहुत ही ज़्यादा काम आएंगी। और इन सारी चीज़ों के ऊपर बेस्ड ही सारे क्वेश्चन होते हैं 100% एक्यूरेसी के साथ। अगर आप चाहते हैं कि आपकी एग्ज़ाम के अंदर इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर जो एक्यूरेसी है वो 100% रहे, तो अपन ये सारी चीज़ों का अपने को पता होना चाहिए फॉर एवरी वर्ड, हर वर्ड के लिए। तो हम बेसिकली अभी ये किसके लिए करेंगे, नाउन के लिए। आज का जो हमारा सेशन है वो किसका है, नाउन का है। ठीक है, तो डेफिनेशन तो हमने पढ़ ली थी। डेफिनेशन क्या पढ़ी थी, मैंने आपको ये भी बता दिया था कि बाइलिंगुअल रहेगा, और मेन जो हमारा जो कंसंट्रेशन है वो इस बात पे रहेगा कि हमारा जो एग्ज़ामिनेशन है वो क्लियर हो। और सारे एग्ज़ामिनेशन के लिए, चाहे वो प्री हो चाहे वो मेंस हो, तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप, चाहे किसी को इंग्लिश आती है चाहे नहीं आती है, स्टेप बाय स्टेप हम लोग इसको करेंगे और बहुत ही बढ़िया तरीके से हर क्वेश्चन को, हर टॉपिक के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। अराउंड 10,000 या 1000 जो क्वेश्चंस हैं वो अपन लोग इसके अंदर कवर करेंगे। ठीक है, तो नाउन की डेफिनेशन हमने पढ़ ली थी। डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी थी, व्हाट इज़ नाउन। तो नाउन क्या होता है, नेम। क्या होता है हमारा, नेम होता है किसका, पीपल, प्लेसेस, थिंग्स, क्वालिटीज़, एक्टिविटीज़। इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है हमारा नाउन। ठीक है, या आप कह सकते हो ऑल नेमिंग वर्ड्स। क्या कह सकते हो, ऑल नेमिंग वर्ड्स जो भी हमारे होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, नाउन कहा जाता है। मतलब ऐसे वर्ड्स जिनका नाम होता है उसे क्या कहते हैं, नाउन। वैसे ही आपने बहुत बार पढ़ा है, फिर भी मैं बेसिक इंट्रोडक्शन आपको दे रही हूँ, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को इंग्लिश के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं होता। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप अपन सारी चीज़ें कवर करते हुए चले जाएंगे। ठीक है, अब आता है हमारा टाइप्स ऑफ नाउन। ठीक है, नाउन के टाइप्स क्या हैं, नाउन के टाइप्स क्या हैं। सबसे पहला है हमारा प्रॉपर नाउन। ये डेफिनेशन हमने पढ़ी हुई है, सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे समझ में आएंगी। प्रॉपर नाउन क्या है, प्रॉपर, प्रॉपर होता है जो इज़ अ नेम ऑफ सम पर्टिकुलर पर्सन। किसी पर्टिकुलर के लिए, किसी प्रॉपर पर्सन के लिए जो जिसको यूज़ किया जाता है, किसी प्रॉपर थिंग के लिए जिसे यूज़ किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है, नाउन, प्रॉपर नाउन कहा जाता है। किसी पर्टिकुलर पर्सन की बात करता है, ये पर्टिकुलर पर्सन की, पर्टिकुलर थिंग की बात करता है। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं हमारा प्रॉपर नाउन। जैसे राम हो सकता है, ये हमारा प्रॉपर नाउन है। ठीक है, जैसे राम हो सकता है, शाम हो सकता है, दिल्ली। अब ये द नेम गिवन टू अ प्रॉपर थिंग, प्रॉपर प्लेस, प्रॉपर पर्सन। अब आप बोलेंगे कि जो राम है वो तो और भी हो सकता है। हाँ हो सकता है, लेकिन उस पर्सन के लिए, माने जो दूसरा वाला जो पर्सन है उसके लिए राम जो है उसका जो नाम है वो फिक्स किया गया है, प्रॉपर उसी को दिया गया है। ठीक है, तो उसे क्या कहा जाता है, प्रॉपर नाउन कहा जाता है। और फिक्स्ड यानी पर्टिकुलर पर्सन, पर्टिकुलर प्लेस, पर्टिकुलर थिंग को जो नाम दिया जाता है उसे कहते हैं प्रॉपर नाउन। ठीक है, सेकंड हमारा क्या है, सेकंड है हमारा कॉमन नाउन। अब कॉमन नाउन क्या होता है,
कॉमन, जैसा कि नाम से, अब देखो बेसिकली आप रट्टा मारने की बजाय क्या करें, नाम से पता करने की कोशिश करें भाई इनको। कॉमन, जो कॉमन नेम इज गिवन टू अ कैटेगरी, किसी चीज़ को जो कॉमन दिया जाता है, जो सबके लिए कॉमन हो, सामान्य हो, तो उसे क्या कहा जाता है, कॉमन नाउन कहा जाता है। अ कॉमन नाउन इज अ नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन और थिंग, मतलब कॉमन जो नाम दिया जाता है उसे क्या कहा जाता है, कॉमन नाउन। ठीक है, सामान्य जो दिया जाता है किसी को, ऑफ द सेम काइंड और क्लास, सेम काइंड और क्लास का। ठीक है, जैसे बॉय, गर्ल, टीचर, बॉय हो सकता है, गर्ल हो सकता है, टीचर एट्सेट्रा। तो ये हमारा क्या है, कॉमन नाउन है। जो कॉमन दिया गया है नाम किसी को भी, उसे क्या कहा जाता है, कॉमन नाउन कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट है हमारा कलेक्टिव नाउन। अब कलेक्टिव नाउन क्या होता है, कलेक्टिव जो कलेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, जो ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, उसे क्या कहा जाता है, कलेक्टिव नाउन कहा जाता है। ठीक है, कलेक्टिव नाउन कहा जाता है, जो किसको रिप्रेजेंट करता है, कलेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, उसे कलेक्टिव नाउन कहेंगे। ये काफ़ी बार यूज़ होता है हमारे पास, काफ़ी चीज़ों में इसको यूज़ किया जाता है, और इसका क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्जाम में आता है। अ कलेक्टिव नाउन इज अ नेम ऑफ अ ग्रुप, एक ग्रुप का, किसका, पर्सन और थिंग्स का जो ग्रुप होता है, उसे हम क्या कह सकते हैं, कलेक्टिव नाउन कह सकते हैं। जैसे आर्मी, कमेटी, क्राउड। अब पूरे के पूरे जो भी कलेक्शन है, मान लो ये पर्सन है, ठीक है, ये भी पर्सन है, ये भी पर्सन है, ठीक है। अब इन सब को कलेक्टिवली क्या, ये देखो ये बढ़िया से 3 जने हैं, ये तीनों कौन है, कमेटी मेंबर्स हैं या ज्यूरी मेंबर्स हैं। ज्यूरी मतलब होता है जजेस का ग्रुप। तो ये देखो लग रहे हैं ना, जजेस सारे स्माइल करते हुए बैठे हैं सारे के सारे। तो इन तीनों को कलेक्टिवली जो नाम दिया जाएगा, वैसे तो इन तीनों के अलग अलग नाम होंगे, लेकिन इस पूरे कलेक्शन को मैंने नाम क्या दे दिया, ज्यूरी, कि ये तीनों जो हैं वो किसका काम कर रहे हैं, जजमेंट का काम कर रहे हैं। तो ये क्या है, ज्यूरी है। तो ज्यूरी जो होती है वो कलेक्टिव नाउन है, ग्रुप का एक नाम है। ऐसे ही आप क्लास भी ले सकते हैं, स्टूडेंट्स का जो ग्रुप है, स्टूडेंट पढ़ने वाले जो हैं, और सेम स्टैंडर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं, उनको क्या नाम दिया जाता है, क्लास कहा जाता है। तो ये हमारा क्या होता है, कलेक्टिव नाउन, जो किसको रिप्रेजेंट करता है, ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। अब इसका जब काउंटेबल और अनकाउंटेबल की बात आएगी, तब मैं इसके बारे में आपको और सारी चीज़ें बता दूंगी। एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ये हमारा नाउन का टॉपिक कंप्लीट होने के बाद पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा दिया गया है कौन सा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नेक्स्ट हमारा क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, अ नाउन डिनोटिंग एन आइडिया, क्वालिटी और स्टेट रादर देन द कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स। ये क्या डिनोट करता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसको डिनोट करता है, ऐसे डिनोट करता है किसी आइडिया, क्वालिटी या स्टेट को। या आप कह सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें वो होती हैं जिनको आप, अनटचेबल थिंग्स, जिसको आप छू नहीं सकते, जिनको आप टच नहीं कर सकते, वो कोई आइडिया यानी कोई विचार, कोई क्वालिटी यानी कोई गुण, कोई स्टेट यानी कोई अवस्था हो सकती है। तो उसे क्या कहा जाता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, जैसे स्ट्रेंथ, इनोसेंस, फियर, जजमेंट, इसे क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आप इसका जनरल जो आइडिया है वो समझें। अगर आप रट्टा लगाने लगेंगे तो शायद आपको काफ़ी प्रॉब्लम आ जाए। तो आप रट्टा लगाने की बजाय क्या करें, इसका जनरल आइडिया समझें कि ये जनरल में क्या कहना चाह रहा है। कुछ एग्जामिनेशंस हैं, जैसे रीट है या कोई अनदर एग्जामिनेशंस हैं, जिसके अंदर पार्ट ऑफ स्पीच अंडरलाइन करके पूछ लिया जाता है। जैसे हमारा एलडीसी का एग्जामिनेशन भी है, उसके अंदर भी ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इसीलिए आपको ये बेसिक आइडिया बताया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखें हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, स्ट्रेंथ, शक्ति, इनोसेंस, फियर, डर, सॉरी, जजमेंट हो सकता है, न्याय हो सकता है, इनोसेंस हो सकता है, जैसे सिंप्लिसिटी हो सकता है, कोई गुण, कोई क्वालिटी, कोई स्टेट जो होती है उसे क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, मटीरियल नाउन। नेक्स्ट हमारा क्या है, मटीरियल नाउन। अब मटीरियल नाउन क्या होता है, मटीरियल नाउन होता है हमारा नेम। मटीरियल इज अ नेम गिवन टू अ मटीरियल, सब्सटेंस और थिंग
मेड अप ऑफ अलॉय, मतलब किसी चीज़ से बनी हुई मटेरियल, ठीक है। यानी जैसे मान लो कॉटन या गोल्ड है, ठीक है, गोल्ड इज अ मटेरियल जिससे दूसरी चीज़ें बनाई जा सकती हैं। सिल्वर, अब सिल्वर से चांदी जो है उससे काफ़ी सारी चीज़ें बनती हैं, उससे ऑर्नामेंट्स भी बनते हैं, उससे हाउस होल्ड यूजेबल थिंग्स भी बनती हैं, ठीक है, सिल्वर से। गोल्ड है, गोल्ड से भी ऑर्नामेंट्स बनते हैं डिफरेंट डिफरेंट। तो ये मटेरियल का काम कर रहा है, मटेरियल का काम कर रहा है जिससे डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें बनाई जा सकती हैं। तो ये हमारी क्या है, मटेरियल नाउन। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। हम डेफिनेशंस ऑफ थिंग्स पढ़ रहे हैं, अभी तक सिर्फ डेफिनेशंस पढ़ रहे हैं। बहुत बढ़िया तरीके से आपको सारी चीज़ें बताई जाएंगी। क्वेश्चंस कैसे आते हैं एग्जाम में वो भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले थोड़ा बेसिक पढ़ने के बाद, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया है सबको? हमने पढ़ लिया है 5 टाइप्स ऑफ नाउन, ठीक है। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन। अभी आगे आके आपको और समझ में आने लगेगी। इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ ताकि आपको नोट्स को पढ़ने में थोड़ा इजी रहे। वैसे ये सारी चीज़ें जो है वो मैं आपको अपलोड करूँगी। हमारा जो टेलीग्राम जो लिंक है वो मैं आपको दूंगी, उसके अंदर लिंक के अंदर जो डिस्क्रिप्शन होगा यूट्यूब वीडियो का उसके अंदर आपको लिंक मिल जाएगा। आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से सारी चीज़ें पढ़ते जाना है, ठीक है। टेलीग्राम से इसकी PDF भी डाउनलोड कर लेनी है आप लोगों ने। और भाई सब्सक्राइब लाइक कर देना है अगर आपको पसंद आए वीडियो, और शेयर भी कर देना है। बस आपके लिए हेल्पफुल होना चाहिए। मेरा जो मेन जो पर्पज़ है वो यही है कि एग्ज़ाम में स्टूडेंट्स का जो इंग्लिश को लेकर फेयर है वो ख़त्म हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा नाउन का कह सकते हैं आप कि नाउन के टाइप्स हैं अकॉर्डिंग टू जेंडर। जेंडर के हिसाब से भी नाउन को हम डिफाइन कर सकते हैं 4 टाइप्स में। 4 तरीके की जेंडर, मतलब जेंडर जो है जैसे कि मस्कुलाइन और फेमिनाइन जो जेंडर होता है उसमें डिफ्रेंशिएट करने के लिए किस, क्योंकि अगर बात करी जाए तो ये पर्सन या थिंग या कोई एनिमल की बात करता है तो उनका जेंडर भी होता है, ठीक है। लिंग कह सकते हैं इसको हिंदी में। बाईलैंग्वेज है। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जैसे ही मैं देखूंगी कमेंट, में आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूंगी, ठीक है। फर्स्ट है हमारा मस्कुलाइन जेंडर। मस्कुलाइन जेंडर क्या होता है? अ नाउन दैट डिनोट्स मेल एनिमल। बहुत बार पढ़ा भी है आपने, अभी मैं सिर्फ आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दे रही हूँ भाई। मेल एनिमल इज सेड टू बी ऑफ मस्कुलाइन जेंडर। वो कौन सा होता है? मस्कुलाइन जेंडर होता है जो मेल एनिमल होता है वो। एग्जाम्पल जैसे मैन, बॉय, टाइगर, सन एट्सेट्रा। तो ये हमारा मस्कुलाइन जेंडर होता है जो मेल को डिनोट करता है। नेक्स्ट है हमारा फेमिनाइन जेंडर। फेमिनाइन फीमेल, ठीक है। मस्कुलाइन मेल, फेमिनाइन फीमेल। स्त्री की बात करें या फीमेल जो कैटेगरी है उसकी बात करें। फीमेल एनिमल को, अब एनिमल के अंदर ऐसा नहीं है कि पर्सन भी इंक्लूड नहीं होगा। पर्सन, इंसान, मनुष्य को भी इंक्लूड किया गया है एनिमल के अंदर, मतलब सारी जो लिविंग बीइंग है उनको कैटेगरी में ये ले रहा है। तो फेमिनाइन जेंडर इसको फीमेल एनिमल कहा है। जैसे विमेन, गर्ल। अब देखो नेचर, प्रकृति, लायनेस, शेरनी। अब देखो इसके अंदर ये सारी कैटेगरी को ले रहा है, ठीक है। क्लियर हो गया? अब जैसे कुछ, अब आप बोलेंगे कि यहाँ पे नेचर और यहाँ पे सन को क्यों लिया है? कुछ हमारे जो ये नेचुरल एलिमेंट्स हैं जैसे सूर्य है या मून है, चांद है, तो ये क्या करते हैं, कई बार इनका जो है वो पर्सोनिफिकेशन किया जाता है। मतलब इसको मनुष्य माना जाता है, मनुष्य की तरह इनका बिहेवियर बताया जाता है। जैसे मौत की, क्या कह सकते हैं आप, मौत की जो स्ट्रॉन्ग आर्म्स होती हैं या बाजू होती है उससे कोई नहीं बच सकता। आप सबको पता है कि जो मौत है ना, यानी जो डेथ है, वो उसके जो हैंड्स हैं वो नहीं होते। लेकिन कई बार उसके कह सकते हैं जैसे कानून के लंबे हाथ। अब क्या जो कानून है उसके हाथ होते हैं? नहीं होते। तो कई बार उनको मनुष्य मानकर उनको अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है और बताया जाता है उनको। तो उस केस में हमें उसका जेंडर जो है वो डिफाइन करना होता है। तो उसमें आप उसको मस्कुलाइन भी कह सकते हैं, फेमिनाइन भी कह सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द नेचर। जैसे सन की बात करें, ध्यान से समझना इस बात को। जैसे सन की बात करें तो सन, सूर्य,
सूर्य जो है उसकी हार्श यानी बहुत तेज किरणें होती हैं, तो अगर हार्शनेस के लिए या स्ट्रांगनेस के लिए, है ना, स्ट्रांगनेस के लिए अगर शक्तिशाली या बलशाली चीज़ों के लिए लिया जाता है तो मेल फैक्टर जो है उसको माना जाता है। और अगर कोई चीज़ सॉफ्ट है या पोलाइट है तो उसके लिए फीमेल को माना जाता है, जो फेमिनाइन जेंडर है उसको माना जाता है। तो इसीलिए इस तरीके से सेग्रीगेट किया गया है। जैसे सन, सूर्य, तो सूर्य को मस्कुलाइन मान लिया गया है, और नेचर यानी प्रकृति, ठीक है, प्रकृति हमारी मित्र है। या मून, है ना, चांद की सॉफ्ट रोशनी होती है तो उसे क्या मानते हैं, फेमिनाइन जेंडर मानते हैं। आगे आगे सारी चीज़ें आपको समझ में आने लगेंगी, बस अभी आप थोड़ा सा बेसिक समझते जाएं मेरे साथ साथ। और बायलैंग्वेज रहेगा, मैंने आपको बताया है। बायलैंग्वेज मतलब दोनों भाषाओं में, दोनों लैंग्वेजेस के अंदर मैं आपको सारी चीज़ें डिनोट करूँगी, सारी चीज़ें बताऊँगी। और एक बात मैं आपको बता दूँ, आपको डेफिनेशन का रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा रही हूँ मैं, आप इसका कॉन्सेप्ट समझें, थीम को समझें, जो बताना चाह रहे हैं वो समझें। डेफिनेशन किसी भी एग्ज़ाम में नहीं आती है, ठीक है। कॉमन जेंडर, कॉमन जेंडर क्या होता है, अ नाउन दैट डिनोट्स ईदर अ मेल, या तो एक मेल को या फीमेल को, इज सेड टू बी कॉमन जेंडर, ठीक है। जैसे पेरेंट, अब पेरेंट ये चाइल्ड है, चाइल्ड जो है वो लड़का भी हो सकती है। अब ये बच्चा है, कई बार कुछ जो चीज़ें होती हैं उसके अंदर हम क्या करते हैं, हम जेंडर को ज़्यादा डिफाइन करने की कोशिश नहीं करते। अब जैसे स्टूडेंट है, अब स्टूडेंट लड़का भी हो सकती है, लड़की भी हो सकती है, तो हमने उसको कॉमन जेंडर की कैटेगरी में डाल दिया कि दोनों के लिए जो नाम है वो क्या है, कॉमन है। कज़न है, कज़न, अब कज़न भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकती है, तो दोनों केस में हमने इसको ले लिया है। क्लियर हो गया यहाँ तक। न्यूटर जेंडर, अब आता है हमारा न्यूटर। अ नाउन डिनोट्स अ थिंग विदाउट लाइफ, किसको बताता है, विदाउट लाइफ। न्यूटर मतलब जिसके पास कोई जेंडर नहीं है, ना तो वो मेल की कैटेगरी में आ सकता है ना फीमेल की कैटेगरी में आ सकती है। ऐसी कौन सी हो सकती है, ऐसी नॉन लिविंग थिंग्स, चीज़ें, चीज़ें, अब ना तो उनको मस्कुलाइन में डाल सकते हैं ना फेमिनिन में डाल सकते हैं। चीज़ों का तो कोई जेंडर नहीं होता, कोई लिंग नहीं होता, तो वो क्या होता है हमारा न्यूटर जेंडर। जैसे बुक, पेन, रूम, एटसेट्रा, ठीक है। तो नाउन का सेग्रीगेशन हमने पढ़ लिया है जेंडर की फॉर्म में। सबसे पहले हमने सिंपल नाउन को कैटेगराइज किया था, ठीक है। इसके बाद हमने क्या पढ़ा है, जेंडर के हिसाब से नाउन को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, मस्कुलाइन, फेमिनाइन, कॉमन। कॉमन जो सबके लिए कॉमन होता है, मतलब जो स्टूडेंट है वो मेल भी स्टूडेंट ही कहा जाएगा और फीमेल को भी स्टूडेंट ही कहा जाएगा। तो दिस इज़ कॉमन टू बोथ, दोनों के लिए कॉमन है। डेफिनेशन याद ना करें, मैं आपको अभी भी बोल रही हूँ। मैंने आपको इसमें इंग्लिश में लिखा ज़रूर है, लेकिन मैंने आपको सारा जो है वो बिल्कुल नॉर्मल इंसानों की भाषा में मैंने आपको बता दिया है कि इन सब का मीनिंग क्या है। तो आप कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करें। इंग्लिश को रट्टा टीचर भी ज़्यादा लगवाते हैं और आप लोग भी ज़्यादा लगाते हैं, जबकि एक लैंग्वेज है जिसको समझना चाहिए कॉन्सेप्ट के साथ। तो अगर कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे तो सारी चीज़ें अप्लाई होती चली जाएंगी। और दूसरी बात यह है कि मैं आपको थ्योरी ये बता रही हूँ बेसिकली, पर मैं आपको सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट ही करवाऊंगी, क्योंकि मेरे ख्याल से अगर आप जो क्वेश्चंस हैं उसके अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको शायद ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तो इसीलिए फिर आपको अभी थोड़ा डेफिनेशन बता रही हूँ, आगे जाकर अपन प्रैक्टिकल जो लॉजिकल थिंकिंग है उस पर आ जाएंगे, लॉजिकल प्रैक्टिस है उस पर आ जाएंगे, जो कि एक्चुअल में लैंग्वेज को चाहिए होती है। मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो जानते हैं कि बहुत ही बढ़िया तरीके से सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप पढ़ाया जाता है, ताकि चीज़ें क्लियर हों। और चाहे आप ज़ीरो लेवल के हैं, चाहे आप हायर लेवल के हैं, आपको इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या दिया गया है, नेक्स्ट हमको दिया गया है नाउन किसके हिसाब से, नंबर के हिसाब से, संख्या के हिसाब से नाउन का सेग्रीगेशन कैसे होगा। संख्या के हिसाब से, संख्या के हिसाब से कैसे होगा, संख्या में मतलब जैसे पर्सन है, माने कोई व्यक्ति है, तो वो एक हो सकता है या ज़्यादा हो सकते हैं। तो ये दो तरीके के होते हैं, सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन। तो सिंगुलर नाउन मतलब जो सिंगल है, माने एक है। प्लूरल जो एक से ज़्यादा है। अ नाउन दैट डिनोट्स वन पर्सन और थिंग इज सेड टू बी इन द सिंगुलर नाउन, ठीक है। जो
क्या हो सकते हैं जो डिनोट करते हैं एक पर्सन को, जैसे पेन, काउ, बॉय एटसेट्रा। ठीक है, तो वो क्या होता है, सिंगुलर नाउन होता है। प्लूरल नाउन क्या होता है, जो डिनोट करता है मोर देन वन पर्सन। अब प्लूरल मतलब बहुवचन। अब इसमें घबराने वाली बात क्या है, ये तो है बहुवचन, ये तो क्या है हमारा, लिख देती हूँ यहाँ पे बहुवचन। इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तब पता चलेगा कि आपको कितना समझ में आया है। एक वचन, तो ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है। जो मोर देन एक से ज़्यादा लोगों को डिनोट करता है उसे प्लूरल नाउन कहते हैं। ठीक है, जैसे पेन्स, एस लगाते हैं, बॉयज़, काउज, लड़के, जैसे हिंदी में भी तो लगाते हैं लड़का से लड़के, वैसे पेन से पेन, बॉयज़ से बॉयज़। कैसे बनते हैं, क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। ठीक है जी। नाउन। अब एक बात मैं आपको और बताऊं कि अगर आपने कंटिन्यूसली लेक्चर्स देखते रहे तो आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में गलत नहीं होगा। बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट और बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीका है इंग्लिश को बताने का, आपको इजीली समझ में आएगा और सारी चीज़ें समझते जाएंगे। बस आप लोग इसको शेयर करते जाएं और रेगुलर लेक्चर्स को देखते जाएं। सब्सक्राइब कर लें, जैसे ही नया लेक्चर अपलोड करने का मुझे टाइम मिलेगा मैं अपलोड करती रहूँगी। आप लोग कंटिन्यूसली देखते रहें ताकि आपके जो रीसेंट एग्जामिनेशंस आने वाले हैं तब तक आपको बहुत बढ़िया तरीके से हेल्प मिल जाए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है हमारा, नाउन। अब नाउन जो प्लूरल है या नाउन जो है वो नंबर के हिसाब से, अब एक होता है कि नाउन जो काउंटेबल हो और अनकाउंटेबल हो। काउंटेबल जिसे गिना जा सके, गिना जा सके। अनकाउंटेबल जिसे ना गिना जा सके, नाम से ही तो पता चल रहा है, जा सके। अब गिना जाएगा तो दो तरीके की होगी, या तो होगी सिंगुलर या तो होगी प्लूरल। गिना जाएगा या तो वो एक निकलेगी, अगर आप किसी चीज को गिनेंगे तो या तो वो एक निकलेगी या वो एक से ज्यादा निकलेगी। तो एक निकलेगी तो क्या कह दोगे, सिंगुलर। एक से ज्यादा निकलेगी तो क्या कह दोगे, प्लूरल। ठीक है, तो रट्टा मारने जैसा कुछ भी नहीं है इसके अंदर। अब बोले काउंटेबल नाउन। काउंटेबल, काउंटेबल के अंदर क्या है, नेम्स और ऑब्जेक्ट्स पीपल दैट वी कैन काउंट, जो हम गिन सकते हैं, जो हम गिन सकते हैं। ठीक है, उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है काउंटेबल नाउन। और अनकाउंटेबल कौन सा होता है, नाम से ही पता चल रहा है, काउंटेबल का उल्टा है, देखो अन लगा हुआ है। तो वो जिसे हम नहीं गिन सकते, नहीं गिन सकते, उसे क्या कहा जाता है, अनकाउंटेबल। जैसे मिल्क, ऑयल, शुगर, गोल्ड, ऑनेस्टी। अब ऑनेस्टी माने ईमानदारी, कोई गुण है। जैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ऑनेस्टी क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, अनटचेबल, जिसे नहीं छुआ जा सकता, जो एक गुण होता है, कोई आइडिया होता है। अब ऑनेस्टी जो है उसकी अगर बात करें तो क्या ये गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते। ईमानदारी बोले तुम्हारे अंदर तो एक ईमानदारी है, तुम्हारे अंदर दो ईमानदारी है, भाई तुम्हारे अंदर तो 10-10 ईमानदारी है, तुम बड़े अच्छे हो, ऐसा नहीं होता। या तो ईमानदारी है या तो नहीं है, ये 1 2 3 4 5 तो होती ही नहीं है। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, अनकाउंटेबल, जिसे गिना नहीं जा सकता। और काउंटेबल क्या होती है, जिसे आप गिन सकते हैं, जैसे पेन। ठीक है, तुम्हारे पास एक पेन है या 10 पेन है या 20 पेन है, सिंपल लॉजिक से समझो ना, रट्टा क्यों लगाते हो आप। सिंपल लॉजिक से समझे कि जैसे कि एक पेन है, दो पेन है, या अब जैसे मिल्क की बात करें, दूध, मिल्क, तो बोले तुम्हारे पास एक मिल्क है, दो मिल्क है। एक मिल्क दो मिल्क की बात नहीं करते, उसकी मात्रा की बात की जाती है। तो ये अनकाउंटेबल चीज है। ठीक है, एप्पल, बोले एक एप्पल मिलेंगे या दो मिलेंगे या 10 मिलेंगे, तो आप काउंट कर सकते हो। जिसको 1 2 3 4 5 से काउंट किया जा सकता है उसे आप क्या कह सकते हो, काउंटेबल नाउन कह सकते हो। ठीक है, अब काउंटेबल के दो टाइप मैंने बता दी कि गिनोगे या तो वो चीज़ जो है वो एक मिलेगी, एक मिलेगी तो सिंगुलर, दो मिलेगी तो, एक से ज़्यादा मिलेगी तो प्लूरल हो जाएगा। तो काउंटेबल के दो टाइप मान सकते हैं आप, एक होता है सिंगुलर, एक होता है प्लूरल। यहाँ तक क्लियर हो गया, नोट भी करते जाओ भाई, साथ साथ नोट भी करते जाओ भाई, साथ साथ। ठीक है, अब जैसे अगर हम फर्स्ट स्लाइड की तरफ चलें, ये दिया हुआ हमें
अब प्रॉपर नाउन है, अब प्रॉपर नाउन को आप गिन सकते हो क्या? जैसे मान लो प्रॉपर पर्सन जो है, नेम गिवन टू अ पर्सन, प्लेस और थिंग, जैसे दिल्ली है, ठीक है, या सिटी है। अब दिल्ली एक सिटी है, ठीक है, दूसरी सिटी हो सकती है, तीसरी हो सकती है। अब जैसे कॉमन नाउन है, कॉमन एक लड़का है, एक बॉय है तो एक, 10 लड़के हैं तो बॉयज, 10 बॉयज। तो अब ये एक और ये 10 हो गए, गिन सकते हो? बोले ये देखो, ये मान लो मैंने ये बना दिए लड़के, मेरी ड्राइंग ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो ये लड़का बना दिया, ये लड़का बना दिया, ये लड़का बना दिया, है ना। तो लड़का नंबर 1, लड़का नंबर 2, लड़का नंबर 3, बॉय नंबर 1 2 3। तो गिन सकते हो। अगर यहाँ पे एक और भी खड़ा होता, एक और भी खड़ा होता, तो भी तुम गिन लेते, गिन लेते भाई, गिन लेते। तो गिन सकते हो, तो वो क्या है? काउंटेबल है। काउंटेबल है माने सिंगुलर या प्लूरल हो सकती है। काउंट गिनोगे तभी तो पता चलेगा कि एक है या एक से ज़्यादा है। तो यहाँ पर कॉमन नाउन भी गिन सकते हैं। अब कलेक्टिव नाउन की बात करें, ठीक है। कॉमन नाउन का समझ में आ गया है। गर्ल, गर्ल का गर्ल्स होता है। टीचर का, बोले एक टीचर है या 10 टीचर खड़े हैं, ये बात तो हम गिन ही सकते हैं, ठीक है। आगे आ जाता है हमारा कलेक्टिव नाउन। अब कलेक्टिव नाउन की अगर बात करें, कलेक्टिव नाउन गिन सकते हैं कि नहीं गिन सकते हैं? अब देखो, कलेक्टिव नाउन जो है उसके दो कॉन्सेप्ट होते हैं, मैं यहाँ लिख देती हूँ। कलेक्टिव नाउन कई बार तो सिंगुलर की तरह ट्रीट होती है, कई बार प्लूरल की तरह। थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना, इजीली समझ में आ जाएगा। अब देखो, अगर कलेक्शन के अंदर बहुत सारे लोग होते हैं, अगर ये सारे मिलकर जो काम कर रहे हैं, उसका जो रिजल्ट है, उसका जो रिजल्ट है, ये सारे मिलकर जो काम कर रहे हैं, उसका रिजल्ट आता है एक, तो सिंगुलर होगा। अगर उनके लिए अलग अलग आता है, सब चीज़ों का जो रिजल्ट है वो अलग अलग आता है, तो क्या मानना पड़ेगा? प्लूरल मानना पड़ेगा। बोले मैडम ये बात तो समझ में नहीं है। देखो, अगर मान लो मैं बात करूं कि एक ज्यूरी है, ज्यूरी के अंदर 1 2 3 जने हैं, टेबल पे बैठे हैं, इन तीनों ने एक पर्सन को विनर बना दिया। ज्यूरी, ज्यूरी का मतलब यही होता है ना, लोग बैठे हैं और वो जजमेंट दे रहे हैं। तो इन तीनों जजेस ने मिलकर एक व्यक्ति को, एक पर्सन को विनर बना दिया। अगर एक को विनर बना दिया है, इसका मतलब इन तीनों के काम का जो आउटपुट है वो एक है, मतलब तीनों के काम का जो रिजल्ट आया है वो एक, मतलब एक विनर बना है इनसे। इन तीनों ने एक मत होकर एक रिजल्ट दिया है, तो तीनों एक ग्रुप की तरह काम कर रहे हैं, जो एक ही रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहा है या एक ही तरीके की जो रिजल्ट है वो दे रहा है, तो उसे क्या मानेंगे? सिंगुलर। अब यहाँ पर इसको क्या माना जाएगा? यहाँ पर माना जाएगा सिंगुलर। क्लियर हो गया? यहाँ पे सिंगुलर माना जाएगा। लेकिन अगर मान लो ये डिफरेंट डिफरेंट काम करते हैं, जैसे मान लो मैं बोलूँ कि क्लास है, क्लास ने एक टीचर्स डे का या कोई इवेंट ऑर्गेनाइज किया, ठीक है। मान लो बसंत पंचमी का जो इवेंट है वो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, सब ने मिलकर एक इवेंट किया, एक फंक्शन किया, तो वो क्या हो जाएंगे? सिंगुलर हो जाएंगे। लेकिन अगर मान लो वो सारे के सारे अपनी चेयर्स पर बैठ रहे हैं, ठीक है। अब मुझे चेयर नहीं बनानी आती, देखो चेयर मुझे नहीं बनानी आती, ये देखो ये बन गई चेयर, ठीक है। चेयर के जो पैर हैं वो टेढ़े मेढ़े हैं। तो अब एक बात बताओ कि अगर मान लो उस क्लास को अपनी सीट्स पे बैठना है, क्या एक सीट पे बैठ जाएंगे, अलग अलग पे बैठना पड़ेगा? 30 स्टूडेंट है मान लो, तीनों ने मिलकर अगर एक बसंत पंचमी का इवेंट ऑर्गेनाइज किया, तो इवेंट तो एक था, तो एफर्ट एक था, रिजल्ट एक था, तो सिंगुलर मान लिया। लेकिन अगर मैं बोलूं कि क्लास अपनी सीटों पे बैठ गई है, तो क्या सीट एक लेगी या 30 सीट लेगी? 30 सीट लेगी ना, 30 सीट्स, 30 सीट, जितने स्टूडेंट्स हैं उतनी सीट चाहिए, ठीक है। तो उतनी ही अगर सीट्स चाहिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि उनको एक नहीं गिना जा सकता, अब उनको क्या गिनना पड़ेगा? प्लूरल गिनना पड़ेगा। तो अब ये क्या हो जाएगा? प्लूरल इफ एफर्ट हो जाएगा। तो कलेक्टिव नाउन कभी सिंगुलर की तरह काम करती है, कभी प्लूरल की तरह। और घबराने वाली बात नहीं है, आगे जब क्वेश्चंस आएंगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। और प्रोनाउन के अंदर भी ये कॉन्सेप्ट आएगा दोबारा से, ठीक है। अब एब्स्ट्रैक्ट जो नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट जो नाउन है उसका तो आपको पता ही है, उसका तो आपको पता ही है कि ये जो है वो अनकाउंटेबल है, क्योंकि कोई आइडिया, कोई गुण, कोई अवस्था, ये तो हमेशा ही गिने नहीं जा सकते। स्ट्रेंथ, शक्ति,
अब शक्ति को गिन सकते हो क्या? बोले तुम्हारे अंदर एक शक्ति है, तुम्हारे अंदर दो है, अरे भाई तुम तो शक्तिमान हो, तुम्हारे अंदर तो 10 शक्ति है, ऐसा नहीं होता है ना। डर, बोले मुझे एक डर लग रहा है, दो डर लग रहा है, 10 डर लग रहा है, ऐसा नहीं होता है। तो अगर ऐसा नहीं होता है, इसका मतलब क्या हुआ है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो भी हमारी क्या हो जाएगी वो भी हमारी क्या हो जाएगी? अनकाउंटेबल। ठीक है। अब मटेरियल नाउन, मटेरियल मतलब कोई मटेरियल, कोई चीज़ जिससे मिलकर दूसरी चीज़ें बनती हैं। तो गोल्ड, बोले एक गोल्ड है, दो गोल्ड है, ऐसा तो नहीं गिन सकते। हाँ, ब्रिक ऑफ गोल्ड को गिन सकते हो, ब्रिक ऑफ गोल्ड को गिन सकते हो। बोले मेरे पास एक है, मेरे पास दो है, मेरे पास तीन है, लेकिन गोल्ड मटेरियल को नहीं बोल सकते। बोले मेरे पास, अब जैसे वुड है, लकड़ी है, अब लकड़ी, एक लकड़ी दो लकड़ी नहीं कह सकते, आप बोलो लकड़ी है, दिस इज अ मटेरियल जिससे दूसरी चीज़ें बन सकती हैं। उससे बनी हुई चेयर को आप गिन सकते हो कि मेरे पास एक चेयर है, मेरे पास दो चेयर है, मेरे पास तीन चेयर है ना। लेकिन मटेरियल को नहीं गिना जा सकता। तो ये भी हमारे लिए क्या है? अनकाउंटेबल है। ठीक है जी, क्लियर हो गया। ये काउंटेबल कलेक्टिव का मैंने बता ही दिया कि काउंटेबल है, कभी सिंगुलर होती है, कभी प्लूरल होती है। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर हो गया। देखो दोनों कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट में आ जाओ, नाउन के केसेस। नाउन को किस अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं हम? केसेस के अकॉर्डिंग भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो इसके अंदर दिया गया है टेल अबाउट द पोजीशन ऑफ द नाउन। अब ये क्या बताता है? पोजीशन, जिसकी हम बात कर रहे थे कि एक्चुअल में नाउन आएगी कहाँ पे। ये आपको जब मैं सेंटेंस का स्ट्रक्चर बताऊंगी तो भी बताऊंगी। इस नाउन के, इनके आइडेंटिफिकेशन के बाद मैं आपको सेंटेंस का स्ट्रक्चर भी बताऊंगी, उसके अंदर आपको ये सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। सबसे पहला आता है नॉमिनेटिव केस। ठीक है, इसको क्या कह सकते हैं? सब्जेक्ट। एक्चुअल में नॉमिनेटिव नहीं है, ये सब्जेक्टिव केस है। जब नाउन क्या बनती है? सब्जेक्ट बनती है। ठीक है, पहले मैं आपको थोड़ा सा सेंटेंस का स्ट्रक्चर बता दूं कि मैंने कल जो बात की थी उसके अंदर मैंने सारे पार्ट ऑफ स्पीच आपको बताए थे। मैं आपको सबसे पहले सेंटेंस का स्ट्रक्चर बता दूं, तब आपको शायद सारी चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। हमारा सेंटेंस क्या होता है? वाक्य। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो हम क्या कह सकते हैं? क्या कह सकते हैं? मीनिंगफुल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स। और हिंदी में क्या कह सकते हैं? शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। यही बात है, शब्दों के सार्थक समूह को मतलब जिनका कोई अर्थ, जिनका कोई मीनिंग निकलता हो। ऐसे ऑर्डर में अगर हमारा कोई भी वर्ड है तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे सेंटेंस। स्ट्रक्चर भी मैं आपको याद दिला दूं, क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। बहुत बार देखा है आपने, लेकिन अपन इसकी बात करेंगे थोड़ा सा ज़्यादा इलेबोरेटली। ठीक है, ये है हमारा स्ट्रक्चर वाक्य का, सेंटेंस का स्ट्रक्चर दिया गया है। तो अब इसके अंदर मैंने आपको 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाए हैं। 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर मैंने आपको वर्ब के बारे में बताया है, लेकिन क्या सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में लिखवाया है? 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर आपने फर्स्ट वीडियो देख लिया है तो उसमें आपने 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े होंगे, जैसे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ये सारे पढ़े हैं। लेकिन मैंने आपको सब्जेक्ट यानी कर्ता, ऑब्जेक्ट यानी कर्म की बात मैंने आपको नहीं बताई, इसकी बात मैंने आपको नहीं बताई। तो एक्चुअल में ये कहाँ से आएंगे फिर? ये हमारा है कर्ता। ये कहाँ से आएंगे? जब 8 के 8 पार्ट ऑफ स्पीच मिलकर बनते हैं हमारे सेंटेंस से, सॉरी हमारे पार्ट ऑफ स्पीच से, तो हमारे पास सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कहाँ से आएंगे? तो मैं आपको बहुत अच्छे से बता दूं कि ये जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है हमारे क्या होते हैं? नाउन या प्रोनाउन। नाउन या प्रोनाउन को हम क्या बनाते हैं? नाउन या प्रोनाउन को ही हम
सब्जेक्ट यानी कर्ता और कर्म बनाया करते हैं। मतलब आप कह सकते हैं कि नाउन और प्रोनाउन जो है उसकी सेंटेंस में दो ही प्लेसेस होती हैं, या तो ये सब्जेक्ट में आते हैं या तो ये ऑब्जेक्ट में आते हैं। दो ही जगह पर इनको यूज़ किया जा सकता है, या तो ये कर्ता बनेंगे या तो कर्म बनेंगे। अब सबसे अच्छी बात यह है कि अगर हमारे पास कोई वर्ड है नाउन, तो उसे हमें या तो सब्जेक्ट में लगाना होगा या तो ऑब्जेक्ट में लगाना होगा, या हम ये कह सकते हैं कि सब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट में हमेशा नाउन और प्रोनाउन ही आ सकते हैं। अगर कोई और शब्द लगा होगा तो उसे हम क्या मानेंगे, एरर मानेंगे। भाई एरर स्पॉटिंग आता है ना एग्जाम के अंदर, तो उसमें अपने को अगर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में नाउन की जगह कुछ और दे दिया जाए तो बोले मैडम हमें नाउन का कैसे पता चलेगा, तो हम इसके बाद एक टॉपिक करेंगे जिसे कहते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन। इसके जस्ट बाद हम करेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन। अभी मैंने आपको सिर्फ डेफिनेशन और इसकी प्लेस बताई है, हर वर्ड के बारे में हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। इसके बाद फॉर्मेशन भी होता है, आइडेंटिफिकेशन के बाद फॉर्मेशन भी होता है। सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा है, नाउन का इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, हर एक शब्द के बारे में ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे, तो मास्टरी हो जाएगी वैसे भी वर्ड्स की। पर आपको थोड़ा सा ध्यान से और कंटिन्यूसली लेक्चर लेते जाना है, और अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब तो करना ही है, ठीक है। तो हमारा सेंटेंस जो है वो सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट के अंदर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के अंदर हमारा नाउन और प्रोनाउन आता है। एक बात मैं आपको और बता दूं कि सब्जेक्ट जो है वो तो सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ जाता है, लेकिन एक्चुअल में ऑब्जेक्ट क्या, ऑब्जेक्ट सिर्फ लास्ट में आता है। इसकी बात कर लेते हैं, क्योंकि जनरली स्टूडेंट को ये मिसकंसेप्शन रहता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो हमेशा कहाँ आता है, लास्ट में आता है। जैसे मैं बोलूँ आई कैन डू माई होमवर्क कंप्लीटली, तो ये सेंटेंस नंबर 1 है। 2 अगर देखा जाए तो आई एम गोइंग टू स्कूल, आई कैन सेटिस्फाई एनीवन, ठीक है। ये 3 सेंटेंसेस हमको दिए गए हैं। 3 सेंटेंसेस के अंदर अगर पहले वाले के अंदर देखा जाए तो लास्ट में लिखा है कंप्लीटली। जनरली स्टूडेंट्स को क्या लगता है कि ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ये लास्ट में है, जबकि ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है। क्योंकि पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो नाउन है वो दिखता कैसा है, कैसा होता है नाउन, कौन से शब्दों को नाउन कहा जाएगा। क्योंकि डेफिनेशन से अगर समझ में आता तो अब तक समझ में आ जाता, तो मैं आपको पूरा प्रोसीजर बताऊंगी कि आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है। लेकिन उस तब तक के लिए, जब तक अपन नाउन की डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, तब तक आपको देखना होगा कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में कैसे काम करता है। अब देखो ये तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर होमवर्क की बात करें तो ये हमारा नाउन है, ये हमारी वर्ब है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। क्योंकि नाउन को या तो सब्जेक्ट बना सकते हैं या ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट तो ये रहा, तो यहाँ पे इसको क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट। तो ये कहाँ आ रहा है, मेन वर्ब के बाद। तो पहली पोजीशन कहाँ होती है इसकी, मेन वर्ब के बाद, मेन वर्ब के बाद। दूसरा, अगर इसके अंदर देखा जाए आई एम गोइंग, तो यहाँ पर तो ये तो वर्ब है, इसके बाद तो कोई नहीं है, इसे क्या कहेंगे, प्रीपोजिशन। और ये स्कूल किसी का नाम है ना, नाउन है, नाउन मैंने या तो सब्जेक्ट या तो ऑब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट तो हो नहीं सकता क्योंकि शुरू में आता है, तो क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो दूसरी जगह हमारी क्या है, सेकंड प्लेस क्या है हमारी, प्रीपोजिशन के बाद। हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो 2 जगह पर आता है, कहाँ कहाँ आता है, एक तो मेन वर्ब के बाद और प्रीपोजिशन के बाद। देखो यहाँ पे एग्जांपल भी दिया गया है। अब बोले यहाँ पर ये देखो मेन वर्ब है, सेटिस्फाई करना, संतुष्ट करना, और एनीवन क्या है, प्रोनाउन है, तो यहाँ क्या बनेगा वर्ब के बाद, ये ऑब्जेक्ट। तो फिर से हम कहाँ पे आ गए, मेन वर्ब के बाद। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है, अब देखो 2 जगह पर ऑब्जेक्ट दिया है, मेन वर्ब के बाद और प्रीपोजिशन के बाद। अब देखो सब्जेक्टिव केस हो गया वो तो नॉमिनेटिव यानी सब्जेक्टिव केस, जब नाउन या प्रोनाउन कहाँ होती है, सब्जेक्ट में होती है, और ऑब्जेक्ट में होती है तो क्या कहोगे, ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। तो डाउट करने वाली कोई बात नहीं है, नॉर्मल बात है कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह नाउन और प्रोनाउन आएगा, और
अब जगह की बात कर रहा है, नाउन के केसेस की बात कर रहा है। तो मैं आ जाऊँ प्रीवियस टॉपिक पे, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। और ऑब्जेक्ट का भी मैंने आपको बता दिया, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, ये लास्ट में नहीं आता है। अब कंप्लीटली को आप ऑब्जेक्ट नहीं मान सकते, किसे मानना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट जो है वो या तो मेन वर्ब के बाद वाली नाउन या प्रीपोजिशन के बाद वाली नाउन या प्रोनाउन। मेन वर्ब के बाद वाली नाउन या प्रोनाउन या प्रीपोजिशन के बाद वाली नाउन या प्रोनाउन। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक? देखते हैं चलो। हाँ, तो अब बड़ी आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। नॉमिनेटिव केस मतलब जब नाउन जो है वो सब्जेक्ट में आती है, आपको पता है। ऑब्जेक्टिव केस जब नाउन जो है वो कहाँ आती है? ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब और ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन। मतलब जब भी ऑब्जेक्ट बनेगी, चाहे वो वर्ब की बने, चाहे वो किसकी बने, चाहे वो वर्ब की बने, ठीक है, एक मिनट, चाहे वो वर्ब की बने, चाहे वो प्रीपोजिशन की बने। एक मिनट भाई, हाँ, चाहे वो वर्ब की बने, चाहे वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बने, दोनों ही केस क्या कहलाएंगे? ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, नेक्स्ट है डेटिव केस। A noun is said to be in dative case if it is the indirect object of the verb. ठीक है, अब जैसे ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट जो है वो हमारे चैप्टर नंबर 7 में आएगा। थोड़ा सा बता देती हूँ, हल्का सा ब्रीफ कर देती हूँ इसको। डेटिव केस क्या होता है? जैसे लिखा है रोहन ब्रॉट मी अ फ्लावर। अब ये जो वर्ब है इसके ऑब्जेक्ट नंबर 1, ऑब्जेक्ट नंबर 2। कई वर्ब ऐसे होते हैं जिसके पास 2 ऑब्जेक्ट होते हैं। मैं इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगी आपसे। एक को जो फर्स्ट वाला होता है उसे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, सेकंड वाले को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहा जाता है। ठीक है, तो जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी मी जो है, मान लो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी नाउन या प्रोनाउन आती है उसे क्या कहा जाता है? डेटिव केस कहा जाता है। ये हमारे चैप्टर नंबर 7 में है। पूरा मैं आपको अभी नहीं समझा पाऊंगी, बस हल्का सा आप याद रख लें, रट्टा नहीं लगाना है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट याद रखना है बस। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्या है हमारा? पोजेसिव केस। पोजेसिव मतलब अधिकार दर्शाने वाला, पोजेशन या ऑनरशिप को दर्शाता हो। ठीक है, अधिकार को दर्शाता हो। जैसे दिस इज योर पेंसिल। ठीक है, तो पेंसिल के अंदर योर जो है तुम्हारी, तुम्हारा अधिकार बताती है। ठीक है, तो उसे क्या कहा जाता है? पोजेसिव। अब जैसे नाउन का पोजेसिव केस क्या हो सकता है? राम्स हाउस। अब इसका मीनिंग क्या है? देखो ये राम है, अपोस्ट्रोफे एस कहते हैं इसको। आगे आएंगी ये सारी बातें, तो अभी थोड़ा सा ब्रीफ में सिर्फ डेफिनेशन बता रही हूँ भाई। राम्स हाउस मतलब राम का घर। इसका मतलब क्या होता है? अपोस्ट्रोफे एस का मतलब होता है का के की। तो इस घर पर जैसे ही मैंने राम्स लगाया, उस घर पर किसका अधिकार हो गया? राम का पोजेशन, राम का अधिकार, राम की ऑनरशिप हो गई है। इसका मतलब इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं पोजेसिव केस, जो अधिकार यानी ऑनरशिप को बताता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा एग्जाम्पल आप लोगों को याद रखना है। बिल्कुल बेसिक चीज़ें, अगर आप अपने माइंड पे ज़्यादा जोर ना देते हुए बेसिकली समझने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फिफ्थ क्या है हमारा? फिफ्थ है हमारा वोकेटिव केस। अब वोकेटिव केस क्या होता है? वोकेटिव केस होता है नाउन और प्रोनाउन जो वोकेटिव केस में है, इफ़ इट इज़ यूज टू कॉल, किसी को बुलाने के लिए अगर यूज़ किया गया, या टू गेट अटेंशन, ध्यान आकर्षित करने के लिए उसको यूज़ किया जाए, तो हम क्या कहते हैं? वोकेटिव। देखो वोकेट, वोकेट मतलब वोकल। वोकल क्या होता है? बुलाना, आवाज़ से रिलेटेड होता है। तो किसी को आवाज़ मार के बुलाते हैं ना, तो वो क्या हो जाएगा? वोकेटिव कोर्स केस, सॉरी। ठीक है, जैसे मिस्टर माल्या, पीपल आर वेटिंग फॉर यू। ठीक है, पीपल आर वेटिंग फॉर यू इन द हॉल। अब मिस्टर माल्या ये क्या है? अब आवाज़ देने के लिए उसको उसका नाम लिया गया है ना। मिस्टर बोलते हैं ना, राहुल तुम्हें सब बुला रहे हैं, तो राहुल क्या है? राहुल बुलाने के लिए उसका नाम लिया गया है, तो उसे क्या कहा जाता है? वोकेटिव केस कहा जाता है। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको पूरा बता दूं। केसेस के अंदर हमने नॉमिनेटिव पढ़ा था जो सब्जेक्टिव केस है,
फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, ऑब्जेक्टिव केस पढ़ा था, जब नाउन हमारा ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है। और आपको भी पता है कि ऑब्जेक्ट जो है वो 2 जगह पर आता है, वर्ब की जगह पर, वर्ब के बाद और प्रीपोजिशन के बाद। तो दोनों के बाद वाला जो है उसे क्या कहा जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस कहा जाएगा। दोनों के बाद जो आता है उसे क्या कहेंगे, ऑब्जेक्टिव केस कहेंगे। ठीक है, इसको मैं थोड़ा हाईलाइट कर देती हूँ ताकि आपको पढ़ने में थोड़ा आसान लगे। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा हो गया, वो ऑब्जेक्टिव केस जब ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है। डेटिव केस, डेटिव केस जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह। अब नहीं याद रह रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो ये दोबारा आएगा जिसमें आपको सारी चीज़ें बताई जाएंगी कि 2 ऑब्जेक्ट क्यों लगाए हैं, ऑब्जेक्ट कैसे माने हैं। अभी सिर्फ इनिशियल डिस्क्रिप्शन, इनिशियल इंट्रोडक्शन है जिसमें सारी बातें नहीं बताई जा सकती। पॉजेसिव केस के अंदर पोजेशन यानी अधिकार बताने के लिए, अधिकार कैसे बताते हैं, तुम्हारा, मेरा, हमारा, इसका, उसका, इससे बताते हैं। तो यहाँ पर जैसे राम्स हाउस लगा है तो दिस इज पॉजेसिव केस ऑफ नाउन। वोकेटिव केस कौन सा होता है, जब किसी को बुलाने के लिए उसका नाम लिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, वोकेटिव केस। ठीक है, ये समझ में आ गए पांचों के पांचों नाउन के केसेस। ठीक है, नोट करते जाना भाई साथ साथ। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ भाई। नाउन के लिए एक टॉपिक और आता है, नाउन इन अपोजिशन। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको बस बेसिकली पता होनी चाहिए, जो मैं आपको बताऊं तो आपको समझ में आ जाए कि कैसे काम करना है इनसे, क्या चीज़ है ये। व्हेन अ नाउन फॉलोज अनदर, एक जब एक नाउन के बाद, देखो जब एक नाउन के बाद दूसरी नाउन आती है, दूसरी नाउन उसको डिस्क्राइब करने के लिए आती हो, तो जो नाउन को पहले यूज किया गया है, अपोजिशन टू द नाउन विच कम्स बिफोर इट, मतलब जो नाउन जो यूज की गई है वो जिसके लिए यूज की गई है उसका अपोजिशन कहा जाएगा उसको। ठीक है, जैसे कि राम और आर कैप्टन, देखो राम 2 कोमा लगा के हमारा कैप्टन, राम मेड 50 रन। अब बीच में क्या दे दिया इसका डिस्क्रिप्शन, मतलब बीच में इसकी विशेषता, बीच में इसकी क्वालिटी बता दी है। ठीक है, तो जो नाउन जो बाद में आई है, विच फॉलोज इज सेड टू बी इन अपोजिशन टू द नाउन विच कम्स बिफोर, मतलब इस नाउन के लिए इसको अपोजिशन कहा जाएगा। बस इतना याद रखना है कि जब डिस्क्राइब करने के लिए ऐसा लगाया जाता है, 2 कॉमा लगाकर बीच में, बोलते हैं ना राधा मेरी सहेली बहुत सुंदर है, बीच में इंट्रोडक्शन देना पड़ता है ना हमको कभी कभी, तो वो क्या है, वो इस नाउन के लिए अपोजिशन का काम करती है। ठीक है, मतलब इस नाउन के लिए ये अपोजिशन में है, नाउन इन अपोजिशन। ज़्यादा हैवी कॉन्सेप्ट नहीं है, बेसिक चीज़ है, आप याद रखना है बस। सामने वाला अगर उसके बारे में नहीं जानता हो तो थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया जाता है उसके बारे में। ठीक है, क्लियर हो गया। तो आज हमने नाउन के टाइप्स पढ़े हैं सारे के सारे, सेंटेंस का फॉर्मेशन पढ़ा है। सेंटेंस के अंदर आपको याद रखना है कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में नाउन या प्रोनाउन ही आता है, और ऑब्जेक्ट जो है वो 2 जगह पर आता है, मेन वर्ब के बाद और प्रीपोजिशन के बाद। ठीक है, ये एग्जाम्पल दिए हुए हैं इसके। कल हम जो पढ़ेंगे वो है हमारा आइडेंटिफिकेशन वाला पार्ट। इंट्रोडक्शन वाला डन हो गया है ना, इंट्रोडक्शन वाला डन हो गया है, अब आ गया है हमारा आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन, जो कि हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप पढ़ते रहिएगा बहुत ही बढ़िया तरीके से, बेसिक से कॉन्सेप्ट लिए गए हैं सारे। इसकी जो पीडीएफ है वो हमें मिल जाएगी, जो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है उस पर आपको मिल जाएगी। आप वहाँ से इसकी पीडीएफ ऐसी की ऐसी डाउनलोड कर सकते हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं कि रेगुलर लेक्चर्स लेते रहेंगे, इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, और आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करना है। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं कि आपको ये लेक्चर सीरीज़ कैसी लगी। मैंने आपका टाइम कम से कम वेस्ट करने की कोशिश की है। देखो अगर मैं प्रमोशनल इसको ज़्यादा बनाऊं या आपको ज़्यादा चीज़ें बताऊं
प्रमोशन करने के लिए, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। एक स्टूडेंट है, उसको ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस नहीं चाहिए, उसको जल्दी से जल्दी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं, सारी चीज़ें सब्जेक्ट जो है वो क्लियर हो जाए। इसी कोशिश को आगे बढ़ाने के लिए मैंने ये जो सीरीज़ है वो स्टार्ट की है। तो पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।